हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। तो आज अपन सी इंटर एफएम का डिविडेंड डिसीजन स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर अपन सारे क्वेश्चंस करेंगे प्लस कंसेप्ट रिवाइज करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिविडेंड क्या होता है? देखो, प्रॉफिट के दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है रिटेन्ड अर्निंग और एक होता है डिविडेंड। ठीक है, तो जो 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 प्रॉफिट का पार्ट शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है उस चीज़ को क्या कहते हैं? डिविडेंड। ठीक है ना? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड डिविडेंड। ठीक है, थ्योरीज, अब इसके अंदर तीन तरह की थ्योरीज पढ़ेंगे। ठीक है, दो थ्योरीज में रेलिवेंट है जिसमें बोलता है डिविडेंड डिसीजन इज रेलिवेंट, जो मार्केट वैल्यू को अफेक्ट करती है ना। और एक थ्योरी इररिलेवेंट है जो ऐसा बोलता है कि डिविडेंड डिसीजन इज इररिलेवेंट एंड देयर इज नो इफेक्ट ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। ठीक है, तो सबसे पहले वॉल्टर मॉडल और गॉर्डन मॉडल बोलती है रेलिवेंट है ना। और एमएम अप्रोच बोलती है इररेलेवेंट है। ठीक है ना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गॉर्डन मॉडल ग्रोथ मॉडल होता है। इसके अंदर ये बोलता है प्राइस इंक्रीज होती है ना। ठीक है, तो इसके अंदर डिविडेंड डिसीजन से प्राइस इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ बोल रहा है। तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है ना। कई एजम्पशन है वो ध्यान रखो कि इसमें सबसे पहले तो डेप्ट नहीं है। ठीक है, IRR कांस्टेंट है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जिसे अपन बोलते हैं वो कांस्टेंट है। ग्रोथ रेट कांस्टेंट है, केई कांस्टेंट है। केई मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है ना। डिविडेंड पे आउट रेशियो इज कांस्टेंट, केई हमेशा ग्रोथ रेट से ज़्यादा होगी है ना। ऑल अर्निंग इज फाइनेंस बाय इक्विटी, कि भैया सब फाइनेंस हो रही है इक्विटी से, मतलब कोई डेप्ट नहीं है ना। ऑल इन्वेस्टर इज रिस्क अवर्स, कि उसको रिस्क के बारे में पता है। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला क्या होता है? इसमें होता है P0 इज टू D1 डिवाइडेड बाय के माइनस जी। यहाँ पे D1 क्या है? एक्सपेक्टेड डिविडेंड। ठीक है, P0 क्या है? करंट मार्केट प्राइस, के क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और जी क्या है? ग्रोथ रेट। ठीक है, आप एक बार इसमें नोट्स में भी देख लो। ठीक है, नोट्स में देखो P0 इज टू D1 डिवाइडेड बाय के माइनस जी, यहाँ पे फॉर डिसीजन मेकिंग। अब ये क्या है ना, डिसीजन मेकिंग के लिए आपको कई चीज़ें ध्यान रखनी है। देखो, आर मीन्स क्या होता है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और के क्या होता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, आप ऐसे समझना, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? अपन क्या कमा रहे हैं। ठीक है, अपन क्या कमा रहे हैं है ना। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है? वो क्या अपन से चाहते हैं। ठीक है, अपन क्या कमा रहे हैं और वो क्या अपन से चाहते हैं। अगर अपन ज़्यादा कमा रहे हैं और वो अपन से कम चाहते हैं, मतलब अपन ज़्यादा कमा रहे हैं, मतलब अगर अपन पैसा वापस इन्वेस्ट कर देंगे ना तो अपन ज़्यादा पैसा कमाएंगे, तो उस सिचुएशन में अपन कोई डिविडेंड नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि अपन पैसा वापस इन्वेस्ट कर देंगे तो अपन अपनी प्राइस और बढ़ेगी और पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो अपन पैसा कम कमाते हैं, मतलब R इज लेस देन की है ना, वो अपन से ज़्यादा मांगते हैं है ना, और अपन कम पैसा कमाते हैं, तो अपन उनका पैसा उनको दे दो, डिविडेंड उनको दे दो। ठीक है ना। अब क्या आता है? तीसरी सिचुएशन आती है R इज इक्वल्स टू के। यहाँ पे कुछ भी डिविडेंड पे आउट रेशियो दो, वो करंट मार्केट प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? ग्रोथ रेट कैसे कैलकुलेट करी जाती है? ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है B इंटू आर। ठीक है, बी क्या होता है? रिटेंशन रेशियो, जिसको अपन ऐसे भी बोलते हैं 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो। ठीक है, आर क्या होता है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, सिंपल। बी क्या होता है? 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो, जिसको अपन रिटेंशन रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है, और आर क्या होता है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, उसके बाद होता है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल होता है। सेम गॉर्डन की तरह ही है, कुछ भी चेंजेस नहीं है ना। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल इज सेम एज द गॉर्डन मॉडल। तो आपको वापस फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है ना। हियर डिविडेंड डिस्काउंट रेट में ग्रोथ क्या आता है? नो ग्रोथ भी हो सकती है ना, कॉन्स्टेंट ग्रोथ भी हो सकती है, और वेरिएबल ग्रोथ भी हो सकती है। वेरिएबल ग्रोथ में क्या होगा? आपको एक से ज़्यादा डिविडेंड होंगे है ना, तो एक से ज़्यादा प्राइजेस निकलेगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, हो गया आपका गॉर्डन मॉडल में क्या क्या याद रखना है? एक तो फॉर्मूला याद रखना है ना। D1 क्या होता है? एक्सपेक्टेड डिविडेंड को निकालने का तरीका भी होता है एक। D1 इज टू D0 1 प्लस जी। ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है।
डिविडेंड क्या हो गया, सेकेंड ईयर का डिविडेंड क्या है अगर अपन को फर्स्ट ईयर की निकालनी है, फर्स्ट ईयर का डिविडेंड क्या है अगर अपन को 0th ईयर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, मतलब नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड उसको क्या कहेंगे, एक्सपेक्टेड डिविडेंड, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट पे चलते हैं, वॉल्टर मॉडल। वॉल्टर मॉडल भी यही कहता है कि, है ना, डिविडेंड डिसीजन रेलिवेंट है, मतलब वो इफेक्ट करता है प्राइस को, ठीक है। यहाँ पर भी कई अजम्पशन है, देखो ये अजम्पशन ज़्यादातर सेम ही है कि इसमें भी बोल रहा है कि फाइनेंस बाय इक्विटी है, IRR कांस्टेंट है, KE कांस्टेंट है, बट यहाँ पे ग्रोथ रेट नहीं है। क्या याद रखना है, यहाँ पे ग्रोथ रेट नहीं है, फॉर्मूले में भी याद रखना है, यहाँ पे कोई ग्रोथ रेट नहीं है, ठीक है। डिविडेंड पे आउट रेशियो यहाँ पे भी कांस्टेंट है, परफेक्ट कैपिटल मार्केट है, मतलब इक्विटी मार्केट है, कोई टैक्स नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, नो फ्लोटेशन कॉस्ट है और परपेचुअल लाइफ है। क्या क्या चीज़ याद रखनी है भैया, सबसे पहले तो कोई टैक्स नहीं है ना, परपेचुअल लाइफ है ना, कोई डिविडेंड नहीं है, मतलब कोई ग्रोथ रेट नहीं है, IRR कांस्टेंट, KE कांस्टेंट, ठीक है ना। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे क्या है, P = D प्लस E माइनस D इंटू RE डिवाइडेड बाई KE होल डिवाइडेड बाई KE, ठीक है, ध्यान रखना ये फॉर्मूला है। क्या, डी क्या होता है, डिविडेंड, ठीक है, करंट ईयर का डिविडेंड, एक्सपेक्टेड डिविडेंड नहीं, ध्यान रखना। यहाँ पे क्या है, करंट डिविडेंड, डिविडेंड पर शेयर, करंट डिविडेंड, याद करो, करंट डिविडेंड। ई क्या होता है, अर्निंग पर शेयर। पी क्या होता है, प्राइस। के क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ऐसे याद रखोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। अब अपन को डिसीजन मेकिंग वही रहेगी, जैसे RE ज़्यादा है KE से तो अपन उनको 0 डिविडेंड देंगे, है ना। अब इसका क्या है, 0 डिविडेंड दे रहे हैं, पर इसका नेगेटिव इफेक्ट है, कोरिलेशन नेगेटिव है, ठीक है। RE = कोई KE है तो कोई कोरिलेशन नहीं है, एनी डिविडेंड दो, है ना। RE मोर देन KE है ना, RE लेस देन KE है ना, मतलब KE को ज़्यादा देना है तो पॉजिटिव कोरिलेशन है, मतलब जितना पैसा दोगे जितनी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, जितना पैसा दोगे उतनी वैल्यू बढ़ेगी। यहाँ पे जितना कम पैसा नेगेटिव, मतलब कम पैसा दोगे वैल्यू बढ़ेगी, है ना। यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा पैसा दोगे वैल्यू बढ़ेगी। बट आपको याद क्या करना है, जो मैंने आपको तरीका सिखाया कि भैया ज़्यादा पैसा कमा रहे है ना, और वो कम मांग रहे हैं तो उनको मत दो, अभी अपना पैसा इन्वेस्ट करो, है ना, और रिटर्न ज़्यादा कमाओ। क्या समझ गए, आगे चले अपन, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले ये एग्जाम्पल देखो, आपको हमेशा क्या होगा, या तो वॉल्टर मॉडल पे क्वेश्चन आएगा, है ना, गॉर्डन पे भी आ सकता है, और या MM अप्रोच पे, इन तीनों में से ही आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन जरूर आता है इसमें से, ठीक है ना। एक बार देखो, XYZ लिमिटेड अर्न्स 10 रुपीज़ पर शेयर, मतलब EPS क्या होगी, 10, ठीक है। कैपिटलाइजेशन रेट और इन्वेस्टमेंट आर 10% एंड 12%। कैपिटलाइजेशन रेट क्या है, 10%, है ना, मतलब KE क्या हो गया, 10%, और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, मतलब RE क्या हो गया, 12%, ठीक है। क्या KE क्या हो गया, 10%, और RE क्या हो गया, 12%, ठीक है ना। डिटरमाइन ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो, अपन को ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो बताना है ना, और शेयर प्राइस बतानी है, ठीक है ना। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूला लगाओगे, सबसे पहले अपन डिविडेंड पे आउट रेशियो रखेंगे 0 पे क्या आ रहा है, 120, है ना। बट अभी यहाँ से बताओ, अपन को इनको डिविडेंड देना चाहिए नहीं देना चाहिए, RE ज़्यादा है KE से, तो डिविडेंड देना चाहिए नहीं देना चाहिए, मतलब 0 डिविडेंड देना चाहिए, है ना। तो मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या आ रही है, 120 वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब अपन 25% इनको डिविडेंड दे देंगे तो क्या वैल्यू आ रही है, 115 आ रही है। 50% देंगे 110, 75% 100 और 105, ठीक है। मतलब वैल्यू कम होती जा रही है ना, जितना डिविडेंड देते जाओगे उतनी वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। नेगेटिव कोरिलेशन हो गया, ठीक है ना, ठीक है। आगे चलें, उसके बाद क्या है, MM अप्रोच, क्या चीज़, MM अप्रोच,
है ना। MM अप्रोच आ गई। MM अप्रोच क्या बोलती है, डिविडेंड डिसीजन एज नो इफेक्ट ऑन द शेयर प्राइस ऑफ द फर्म, या फिर ऐसा भी बोल दो मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। शेयर प्राइस मत बोलो, मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म, कि कोई भी मार्केट वैल्यू पे इफेक्ट नहीं आता डिविडेंड दे चाहे नहीं दे, कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी कोई अजम्पशंस है, वही अजम्पशन है, परफेक्ट कैपिटल मार्केट है, कोई टैक्स नहीं है, फिक्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसी मतलब इक्विटी है, कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, या फिर रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कोई अनसर्टेनिटीज नहीं है मार्केट के अंदर। अब MM अप्रोच में अपन को स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, तब जाके आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है अपन को, कैलकुलेट द मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। तो अपन को क्या है, करंट ईयर की पता होगी, है ना, करंट ईयर का, तो P0 इजिकल्स टू D1 प्लस P1 1 प्लस KE हो गया। तो अपन को P1 निकालना है, तो इक्वेट करके निकाल लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन को क्या निकालना है, कैलकुलेट द फंड रिक्वायर्ड फॉर दिस, मतलब फंड कितना रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो उसने बोला अपन को इन्वेस्टमेंट कितने नीडेड है, मान लो अपन को 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट नीडेड है ना। अपन ने इस साल 5 लाख रुपए कमाया, बट मान लो 2.5 लाख रुपए अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया शेयर होल्डर्स को, तो कितना फंड रिक्वायर्ड है, 7.5 लाख रुपीज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस कैलकुलेशन द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, अब अपन को कितना उस फंड के लिए, मतलब ये अपन को 7.5 लाख रुपीज़ के लिए कितने शेयर्स इशू करने हैं, तो 7.5 लाख डिवाइडेड बाय P1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं आपको इसका क्वेश्चन में कराऊंगा तो आपको और दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। अब इसके बाद क्या करना है, मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म निकालनी है, मतलब NP0 इज टू प्लस NP1 माइनस I प्लस E डिवाइडेड बाय 1 प्लस की, ठीक है। अब अपन को मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म निकालनी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म निकाल लेंगे अपन, है ना। अब अपन इससे अपन मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म, यहाँ पे ये क्या चीज़ है, नए नंबर ऑफ शेयर्स जो इशू करें, ये क्या है, पुराने नंबर ऑफ शेयर्स, है ना, पुराने जितने थे। P1 क्या है, अभी करंट मार्केट प्राइस, I क्या है, इन्वेस्टमेंट जितना रिक्वायर होगा, ठीक है। E क्या है, E क्या चीज़ है, E है अर्निंग, टोटल अर्निंग जितनी करी, ठीक है। ये I टोटल I है, मतलब ये ध्यान रखना, जैसे अपन इस एग्जांपल में अपन ने लिया था ना 10 लाख रुपए, ये 10 लाख रुपए, ठीक है, ये ध्यान रखना। और अपन क्वेश्चन करते हैं तो आगे बढ़ते जाएंगे। कैलकुलेशन द इंट्रिंसिक वैल्यू, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा इसका, है ना। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक प्राइस इक्वल्स टू इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, ये भी आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। देखो अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो M लिमिटेड बिलोंग्स टू अ रिस्क क्लास ऑफ विच कैपिटलाइजेशन रेट इज 10%, कैपिटलाइजेशन रेट क्या है 10%, इट हैज 25,000 आउटस्टैंडिंग, मतलब N क्या हो गया, मैंने ये प्लेस इसलिए छोड़ रखी, N क्या हो गया 25,000, ठीक है। करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट मतलब P0 क्या हो गया 100, है ना। इट एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट कितना है 2,50,000, मतलब E क्या हो गई अर्निंग 2,50,000। एट द बोर्ड ने बोला कि 5 रुपीज़ के हिसाब से डिविडेंड दे दो, तो D क्या हो गया 5 × 25,000, ठीक है। अब M लिमिटेड रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट कितनी है, I क्या हो गया 5 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपीज़ चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले अपन को डिविडेंड पे नहीं कर रहे और डिविडेंड पे कर रहे हैं, ठीक है। आ जाओ, व्हेन डिविडेंड आर पेड, मतलब डिविडेंड पे कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन को क्या निकालना है, P1 निकालना होता है, तो P1 प्लस D1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस KE, इसको इक्वेट करके अपना P1 निकल जाएगा। कैलकुलेट द फंड रिक्वायर्ड, अब कितना फंड रिक्वायर्ड है 5 लाख टोटल फंड चाहिए था, जिसमें से, है ना, अपन को 2.5 लाख अपन ने कमा रखा है, अर्निंग है, माइनस 1,50,000, क्यों 1,50,000 का डिविडेंड दे रहा है, देखो डिविडेंड कितना है 5 × 25,000, 1,25,000 का अपन को डिविडेंड दे रहा है, तो 3,75,000 अपन को नहीं चाहिए।
डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय P1, तो इतने नंबर ऑफ शेयर्स अपन को नए इशू होंगे, ठीक है ना। सेम इसी तरीके से जब अपन को डिविडेंड नहीं देना तो अपन P0 P1 निकाल लेंगे। अब ये ध्यान रखना, इसकी P1 हमेशा कम आएगी और इसकी P1 हमेशा ज़्यादा आएगी, ठीक है ना। अब कैलकुलेट, इसमें भी क्या है, फंड रिक्वायर्ड, फंड इतना रिक्वायर्ड होगा। अब ये क्या है, यहाँ पे फंड रिक्वायर्ड हमेशा कम आएगा, क्यों, क्योंकि अपन पूरा पैसा यूज़ कर रहे हैं। तो 5 लाख माइनस 2 लाख, 2,50,000, 2.5 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं इसमें भी, 2,50,000 डिवाइडेड बाई 110, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स हमेशा कम आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू फॉर्म, वैल्यू फॉर्म निकाल लो। वैल्यू फॉर्म कैसे निकलेगी भाई, एन क्या है 25,000, दोनों में सेम ही है, ठीक है। स्लैश एन क्या है, ये चीज़, ठीक है, ये चीज़। P1 क्या है, P1 105, ठीक है, माइनस आई 5 लाख प्लस ई 2,50,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस के, सेम इसमें। तो अपन को ये पता चलेगा बाद में दोनों की वैल्यू सेम है, मार्केट वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है। अदर टॉपिक क्या है, एक होता है लिंटर मॉडल और एक होता है ग्रम एंड डॉड मॉडल। लिंटर मॉडल क्या बोलता है ना, ये डिविडेंड निकालने का तरीका बताता है कि जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड है ना वो कैसे निकलेगा, एडजस्टमेंट फैक्टर पर डिपेंड करता है ना। जैसे D0, बस फॉर्मूला याद रखना, इंटू एडजस्टमेंट फैक्टर इंटू EPS इंटू टारगेट पे आउट रेशियो माइनस D0, ठीक है। ये ध्यान रखना है ना, फॉर्मूला ध्यान रखना, सिर्फ फॉर्मूला ध्यान रखने की जरूरत है ना, सिर्फ फॉर्मूला, इसमें सिर्फ फॉर्मूला ध्यान रखना है ना। एडजस्टमेंट फैक्टर EPS इंटू टारगेट पे आउट रेशियो माइनस D0, ठीक है ना। ये इसके ब्लॉक के अंदर ही ये चीज़ ध्यान रखना, और एडजस्टमेंट फैक्टर इंटू होगा, ठीक है। एक ग्रम एंड डॉट मॉडल है, इसमें भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है, मल्टीप्लायर इंटू D प्लस E/3, ठीक है। ये भी प्राइस के बारे में बताते हैं, प्राइस मल्टीप्लायर पे डिफाइन होती है कि जितना कम डिविडेंड दोगे उतनी प्राइस बढ़ती है। इसका अपन को ये चीज़ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि ये क्या बताता है, बट आपको इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है कि प्राइस को डिफाइन कैसे करेगा, ठीक है ना। मैंने आपको एक टॉपिक समझा दिया है, इस चैप्टर के अंदर इतने ही टॉपिक है, ठीक है। अब मैं आपको एक बार सारे क्वेश्चंस दिखा देता हूँ जो ICI के क्वेश्चंस है। बाहर के क्वेश्चंस मत करना, अभी बोल रहा हूँ, FM में बाहर के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस कर लो कि बहुत होता है, ICI के क्वेश्चन कर लो, बहुत है। मैंने आपको एक पेपर भी दिखा दूंगा, ठीक है। लास्ट में आपको पता चलेगा कि भैया जो मैंने पिछली बार शीट दी थी ना, उससे 90% पेपर था, जो 10% पेपर नहीं आया ना उस शीट से, वो क्यों नहीं आया, क्योंकि वो जो EFR वाला अलग क्वेश्चन लिया ना वो चीज़ नहीं आई, उसके अलावा पूरा शीट से पेपर था, ठीक है। आप उस शीट को वेरीफाई कर लो, शीट मैंने शॉर्ट्स में भी डाल रखी है, ठीक है ना। एक बार अब अपन आ जाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ वो सारे क्वेश्चंस क्या हैं। इंपोर्ट PDF, देख लो। अब डिविडेंड डिसीजन की अपन क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाते जाता हूँ और वेरीफाई कराते जाता हूँ कि भैया ये वाला क्वेश्चन अपन ने कर लिया ही नहीं कर रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट अपन ने सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे, ऑब्वियस, मतलब जो मैंने एग्जाम्पल डाले हैं वो भी कर लोगे तो बहुत होता है। देखो अब ये क्वेश्चन नंबर 1 देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म, है ना, जब पे कर रहा है और नहीं पे कर रहा है। ये क्या है, MM अप्रोच है। MM अप्रोच मैंने जो आपको निकालना सिखाई वो चीज़ है, ठीक है, जो लास्ट में निकालना सिखाई वही चीज़ है। तो इसको बार बार वहाँ से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, यहाँ से प्रैक्टिस कर लेना या वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 2। इसमें क्या है, XYZ अर्न 10 रुपीज़ पर शेयर, कैपिटलाइजेशन रेट दे रखी है 10% और 12% देगा, ऑप्टिमम डिविडेंड पेआउट, ये मैंने आपको एग्जांपल करा चुका हूँ, ठीक है। मतलब जो वॉल्टर मॉडल का एग्जांपल कराया था ना मैंने, वो चीज़ KE वाली वही चीज़ है, ठीक है। 25% दे दिया, 50% दे दिया, ये चीज़, ठीक है। सेम क्वेश्चन ये है ना। इसके अंदर क्या बोल रखा है ना, क्या बोल रखा है, नेट प्रॉफिट दे रखा है, उसके बाद आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस दे रखे हैं, उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स दे रखा है 3 लाख, उसके बाद रिटर्न ऑफ इक्विटी दे रखी है 20%, उसके बाद कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रखी है, मतलब KE हो गया, RE हो गया, नंबर ऑफ शेयर्स अपन को दे ही रखे हैं, है ना।
30 लाख में से 12% माइनस कर देना, 30 लाख माइनस 12 लाख तो कितना हो गया 18 लाख। ठीक है, मतलब अर्निंग क्या हो गई 18 लाख। ठीक है ना, सेम 18 लाख की अर्निंग हो गई। पर अर्निंग पर शेयर क्या हुआ, EPS क्या हुआ 18 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने 3 लाख, तो 6 लाख का अपने पास 6 रुपीज़ का क्या हो गया अपने पास EPS हो गया। ठीक है ना, सेम तरीके से अपन ये निकाल लेंगे, है ना। और क्या चीज़ है इसके अंदर, क्या बोल रखा है, शेयर प्राइस ऑलरेडी दे रखे हैं, है ना। उसके बाद क्या बोल रखा है, ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो बोल रखा है। तो डी निकाल लो, डी कितना है अपने पास 3.12, इक्वेट करके 3.12 और DPS डिवाइडेड बाय EPS क्या है अपने पास 6, तो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या हो गया 52%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे चले, है ना, आगे चले। आगे चले, है ना, आगे चले। इसके बाद ये क्वेश्चन दे रखा हूँ, गॉर्डन मॉडल पे क्वेश्चन है ना। ये पूछ रखा है कि प्राइस ऑफ द शेयर बता दो। तो गॉर्डन मॉडल का सिंपल फॉर्म में होता है D1 डिवाइडेड बाय K माइनस G, है ना। यहाँ पर क्या है, D1 कितना है, सबसे पहले K देख लो, K कितना है, K कितना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 16%। ठीक है, G अपन को क्या बोल रखा है, G अपन को क्या बोल रखा है B इंटू आर की, या आर की वैल्यू दे रखी है। तो मैंने आपको क्या बताया था 20% B इंटू 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो, 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो मतलब अपन 25% वाला पहले सॉल्व कर लो। तो 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना हो गया 75%, है ना। तो 20% 20 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 100, तो इसमें क्या हो गया, ग्रोथ रेट कितनी होगी 15% के हिसाब से, ये 16% हो गई, ये कितनी हो गई 15%। कैसे निकाली, B इंटू आर करके, है ना। D1 कितना हो गया इसमें, D1 बताओ कितना हुआ, नेट प्रॉफिट दे रखा है, वही चीज़ है, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर वो दे रखी है ना। तो D1 कितना हो गया, D1 कितना हो गया 30 लाख माइनस 12 लाख, है ना। 18 का 25%, 18 डिवाइडेड बाय 3 लाख, 6 का 25%, तो 1.5 क्या हो गया, डिविडेंड हो गया। और एक्सपेक्टेड करना है तो इसको 1 प्लस ग्रोथ रेट भी कर दो, 15% की ग्रोथ रेट है। ठीक है ना। फर्स्ट वाला इसी तरीके से सॉल्व होगा, देख लो 1.5 है ना, 16 इंटू 1.5 इज टू 150। ठीक है, अब क्या है इसमें एक्सपेक्टेड डिविडेंड दे रखा है, अपन ने क्या है यहाँ पर क्या है, अपन ने गलती कर दी, क्या ये 1.5 को 15% से इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी व्हेन द डिविडेंड पे आउट रेशियो इज दे रखा है। ठीक है, अगर डिविडेंड इज ऑलरेडी पेड लिखा होता है तो D0 होता है, अगर डिविडेंड अभी पे करना है तो D1 होता है। ठीक है ना। ठीक है, सारे क्वेश्चंस वैसे ही है बिल्कुल। आगे चलो, इसके बाद नो ग्रोथ है तो D डिवाइडेड बाई K ही होगा। ठीक है, D क्या है इसमें 5 है ना, K कितना है इसमें 10%, तो कितना हो गया 50। कांस्टेंट ग्रोथ रेट है, 2% एक्सपेक्टेड टू बी एट 2%, है ना। और एक्सपेक्टेड रेट ऑन इक्विटी मतलब K ही दे रखे 15%, ग्रोथ रेट दे रखी है 2%, और शेयर कैपिटल उससे मतलब नहीं, और डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 20% पर एनम, मतलब 2 रुपीज़ का ऑलरेडी डिविडेंड हो गया 20% पर एनम, 10 का 20%। ठीक है, +1 + 2% 0.02। ठीक है, डिवाइडेड बाय 15% माइनस 2%। ठीक है, तो 2 इंटू 1.02 डिवाइडेड बाय 13%, दैट इज 15.69। ठीक है, आगे चले। उसके बाद वेरिएबल ग्रोथ रेट है, मैंने आपको वेरिएबल ग्रोथ रेट का बता ही दिया था, अगर वेरिएबल ग्रोथ रेट है तो एक से ज़्यादा प्राइस आएगी, सेम फॉर्मूला चलेगा। ठीक है, स्टॉक स्प्लिट, स्टॉक बाय, ये अपन को लेना देना नहीं है ना। ये मिसलेनियस का वही क्वेश्चन है कि भैया अपन को करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से वो निकालनी है, तो यही MM अप्रोच है। MM अप्रोच का मैंने आपको ऑलरेडी एक क्वेश्चन करा चुका हूँ, बार बार नहीं कराने की जरूरत है। ठीक है,
MM अप्रोच है। ये क्या है, वॉल्टर मॉडल है, वॉल्टर मॉडल है, ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो पूछ रखा है ना, ठीक है। तो वो चीज़ बता देना, वो REKE वाली चीज़ ध्यान रखनी है आपको। ये क्या है, गॉर्डन मॉडल के हिसाब से प्राइस निकालनी है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, नॉर्मल फॉर्म में, नॉर्मल क्वेश्चन है। ये वॉल्टर मॉडल के हिसाब से क्वेश्चन निकालना है, ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालना है गॉर्डन मॉडल के हिसाब से, ठीक है। अब इसमें RE इज मोर देन KE है। अब ध्यान रखना, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज ज़्यादा है KE से, तो अपन कुछ भी डिविडेंड नहीं देंगे, 0 डिविडेंड पे आउट रेशियो देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देख लो। इसमें भी क्या है, belongs to a risk class, capitalization rate is 10%, it has a 25,000 outstanding, a current market price is 100, it is expected to be net profit of 2,50,000 for the year, and board is considering dividend is 5 and requires raise, वही है, इन्वेस्टमेंट रेज करना है, तो कौन सा हो गया, MM अप्रोच वाला हो गया, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, वॉल्टर मॉडल के हिसाब से अपन को प्राइस निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, टोटल अर्निंग दे रखी है, तो टोटल अर्निंग दे रखी है, तो रिटर्न ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे, RE इज इक्वल्स टू 20,000 2 लाख, जितना अपन ने कमाया टोटल अर्निंग 2 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख, 20 लाख है ना, 20,000 इंटू 100, ठीक है। तो RE क्या आई अपने पास 10%, KE क्या हुई 1 अपॉन डिविडेंड, 1 अपॉन P रेशो 12.5, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाय 12.5 डेट इज 8%, ठीक है। सबसे पहले जज करो कि 10% RE है ना, और KE है अपने पास 8%, है ना, तो क्या होना चाहिए, RE ज़्यादा है KE से, अपन को 0 डिविडेंड देना चाहिए, 0 डिविडेंड देना चाहिए, ठीक है। तो अपन को क्या पूछ रखा है, सबसे पहले ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी पूछ रखी है, वेदर द कंपनी हैज़ ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी, तो अपन लिख देंगे कि भाई ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी नहीं है, आपको 0 डिविडेंड पॉलिसी रखनी चाहिए। इसको प्रूव करने के लिए अपन दोनों सिचुएशन में प्राइस निकाल देंगे, कि अभी की सिचुएशन में प्राइस निकाल देंगे और बाद की सिचुएशन में प्राइस निकाल देंगे। कंप्यूट द P रेशो, ठीक है। अब क्या बोल रखा है, P रेशो, ऐसा P रेशो जहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो कहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ता, जब RE इज टू KE हो, है ना। RE अपने पास 10% है और KE भी 10% होना चाहिए, है ना, और 1 अपॉन KE इज टू P रेशो, है ना, 1 अपॉन KE 1 अपॉन 10% इज टू P रेशो, दैट इज 10, P रेशो क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए, ठीक है। और P रेशो जब 12.5 हो जाता है तो डिसीजन चेंज हो जाएगा, क्या बोलेंगे भाई, डिसीजन कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। अब अपन देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, सेम RE कितना आ रहा है अपने पास 10%, 8% का वो आ रहा है KE, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, सेकेंड इक्वल हो जाता है, तो अपन को कहना है P रेशो 10 आना चाहिए, और जब 12.5 हो गया P रेशो, तो वैल्यू और कम आ रही है, तो भी अपन को नहीं देना चाहिए, डिविडेंड नहीं देना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है, वॉल्टर मॉडल का सिंपल क्वेश्चन है, तो ये मैं नहीं करा रहा है, वॉल्टर मॉडल गॉर्डन मॉडल का सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है, गॉर्डन मॉडल का सिंपल क्वेश्चन है, ये भी मैं नहीं करूँगा। क्वेश्चन नंबर 5 का देख लो, क्वेश्चन नंबर 5 का एक बार पढ़ लो। AR लिमिटेड इज अ लार्ज कैप मल्टीनेशनल कंपनी लिस्टेड इन BSE में लिस्टेड है विद अ फेस वैल्यू ऑफ 100, द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 15% पर एनम, मतलब जी दे रखा है, फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स एंड 5% इंडेफिनेटली। भैया पहले चार साल तक इसने क्या बोला 15%, उसके बाद 5th ईयर में इंडेफिनेटली ग्रो हो रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। द एक्सपेक्टेड the shareholders expected rate of return is 20%, मतलब KE क्या है, KE कितना दे रखा है 20%, ठीक है। RE हो गया, G हो गया, ठीक है। द कंपनी पेड डिविडेंड 120 पर शेयर
फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर एंड दिस शेयर्स वाज एवरेज प्राइस ऑफ दिस शेयर्स कंपनी ट्रेडेड एट एवरेज प्राइस ऑफ, कंपनी करंटली कितने पे ट्रेड हो रहा है वो बता रहा है। फिर फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू बतानी है एंड स्टेट द वेदर ओवर प्राइस और अंडर प्राइस, कि भाई ओवर प्राइस है अंडर प्राइस है, ये बताना है। इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का तरीका क्या बताया था मैंने आपको, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, अपन को 4 साल का डिविडेंड निकाल लो। 4 साल का डिविडेंड कितना बैठेगा, अपन को करंट ईयर का डिविडेंड कितना है 120 है ना, तो 120 प्लस 1 प्लस 5 15%, फिर इसका जो आंसर आएगा उसमें 15%, थर्ड फोर्थ ईयर तक आ जाएगा। फिफ्थ ईयर पे उसने क्या बोला है, फिफ्थ ईयर पे इनडेफिनेट ग्रो हो रहा है ना। यहाँ पे जो आंसर आता है उसको जैसे मान लो एक्स आंसर आता है तो 1 प्लस 0.05, ठीक है, डिवाइडेड बाय के माइनस जी, जो अपन प्राइस निकालते हैं प्राइस निकल जाएगा है ना। के कितना है इसमें, के कितना है इसमें, के इसमें 20% है और जी कितना है 5% हो गया बाद में, ठीक है ना। फिर चारों आ गया, अब उसको प्रेजेंट वैल्यू पे खींच लो, प्रेजेंट वैल्यू पे 20% से खींच लो, ठीक है। एक बार मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ, फिर उससे पता चल जाएगी शेयर अंडर प्राइस है ओवर प्राइस है। आ जाओ, D1 D2 D3 D4 और D5 में फिर वो चीज़ करनी है ना। मैंने आपको क्या बताया था, इसका जो आंसर आया उसमें 1.5, उसमें 1.5, उसमें 1.5, फिर यहाँ पे 0.05 के माइनस जी, ठीक है। फिर उसको है ना 20% से खींच लो वापस, है ना, ठीक है। तो अपने क्या आ रही है प्राइस जो आ रही है, फिर अपन ये बता देंगे कि मार्केट प्राइस से ओवर प्राइस, अभी मार्केट प्राइस ओवर प्राइस चल रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन आपको बस क्वेश्चंस का ध्यान रखना है ना। इस वाले चैप्टर्स में क्वेश्चन जरूर करना। इन द मंथ में करंट फाइनेंशियल ईयर शेयर प्राइस was sold for 1460, करंट में 1460 एंड लॉन्ग टर्म अर्निंग ग्रोथ रेट इज 7.5%, ठीक है। ग्रोथ रेट बता रही है आरटी लिमिटेड डिविडेंड इज करेंटली क्या 20 रुपीज़ का डिविडेंड देता है। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टर एक्सपेक्टेड टू बी अर्न assuming that the dividend is expected to be grow a 7.5% per annum perpetuity, ठीक है। इसमें क्या बोल रखा है, के निकालनी है ना। तो अपन को क्या दे रखा है 1460 करंट मार्केट प्राइस दे रखी है ना, और करंट ईयर का डिविडेंड क्या दे रखा है, पेड है, तो पेड है तो 1 प्लस जी भी करेंगे 7.5% डिवाइडेड बाय के माइनस 7.5%, ठीक है। इक्वेट करेंगे के निकल जाएगी, है ना। It is expected that the RT will earn a 10% retained earning and shall retain a 60% of the earning, मतलब रिटेंशन रेशियो दे रखा है ना। इन द स्टेट बाय ग्रोथ रेट में कोई चेंज होगा तो B इंटू आर होती है ग्रोथ रेट, है ना। B कितनी दे रखी है 10%, RE अपन को 10% दे रखी है, और 1 प्लस 1 माइनस 60 मतलब इंटू 60% कर दो। 60% क्यों करा, तो ग्रोथ रेट क्या हो जाएगी 6% हो जाएगी, ठीक है। और अपनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, एनी चेंज इन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी में भी चेंज हो जाएगा। एक बार अपन देख लो क्वेश्चन, नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको क्या बताया था भाई, D1 के माइनस जी इज टू, वही चीज़ बताई थी मैंने आपको 11460, ठीक है। अपन को के निकालनी है, ठीक है। B इंटू आर, ग्रोथ रेट कितनी आई अपने 6% आई, है ना। अब अपन को अगर ग्रोथ रेट 6% होती है ना, और डिविडेंड रेशियो क्या बोल रखा है, डिविडेंड पे आउट रेशियो उसने क्या बोल रखा था 60%, क्या बोल रखा है रिटेंशन रेशियो 60% और डिविडेंड कितना हो गया 40%, ग्रोथ रेट और रिटेंशन रेशियो 10%, ठीक है। 40% का डिविडेंड पे आउट रेशियो हो गया, ठीक है। अब अपन को क्या निकालनी है ना, डिविडेंड अब कितना देंगे 40%, तो डिवाइडेड बाय 1460 प्लस 6% की हो जाएगी, तो अपनी क्या यही चेंज हो जाएगी, ये चीज़ बतानी है, ठीक है। जी अपन ने नई जी निकाल ली, ठीक है ना, और नया डिविडेंड भी निकाल लिया, है ना।
D1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस G करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 10 लाख की इक्विटी शेयर्स है आउटस्टैंडिंग एट द स्टार्ट ऑफ अकाउंटिंग ईयर, द एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस कितना है 150, एक्सपेक्टेड डिविडेंड है, मतलब D1 दे रखा है, P0 P दे रखा है, एंड कैपिटलाइजेशन रेट दे रखी है, मतलब G K भी दे रखा है, ठीक है। अब इसने क्या बोल रखा है ना, इसमें क्या बोल रखा है, मार्केट प्राइस निकालनी है। जब अपन को भाई MM अप्रोच के हिसाब से मार्केट प्राइस निकालनी है, जब अपन एक तो दे रहे नहीं दे रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो अपन को क्या करना है, P0 इज टू P1 प्लस D1 1 प्लस K, ठीक है। इस हिसाब से अपन क्या है मार्केट प्राइस निकाल देंगे, है ना। मार्केट एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस अपन को 150 दे रखी है ना, और P1 अपन को नहीं दे रखा। D1 भाई सब अपन डिविडेंड क्या है 8, और 1 प्लस K कितना है 10%, ठीक है। उस हिसाब से जब अपन डिविडेंड दे रहे हैं उस हिसाब से P1 निकाल लो, डिविडेंड नहीं दे रहे उस हिसाब से P1 निकाल लो, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, जब अपन को 3 करोड़ का नेट इनकम कितनी है 3 करोड़, वही चीज़ है MM अप्रोच के हिसाब से अपन को नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालनी है और /n निकालना है, ठीक है। ये वही चीज़ है ना, MM अप्रोच है ये पूरी, ठीक है। वो आपने वो क्वेश्चन कर लोगे तो सारे क्वेश्चन आ जाएंगे इसमें, है ना। ठीक है, अपन क्वेश्चन नंबर 8 पे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं एक बार, है ना। इसमें क्या बोल रखा है, मिस्टर ए है, मिस्टर एच है, वो 1 लाख शेयर्स होल्ड करते हैं, ठीक है। उसकी करंट मार्केट प्राइस है 50 रुपीज़, ठीक है। और वो हमेशा उस शेयर्स को इन्वेस्ट कर देता है, जितना आपको उसको डिविडेंड मिलता है वो इन्वेस्ट कर देता है। तो करंट में डिविडेंड कितना मिला 10 रुपीज़ का, तो 1 लाख इंटू 10 मतलब 10 लाख का डिविडेंड मिल गया, है ना। अब किस प्राइस पे इन्वेस्ट करेगा, तो एक्स डिविडेंड प्राइस क्या हो गया, एक्स डिविडेंड हो गई 50 माइनस 10, ठीक है, 40 रुपीज़ हो गई, है ना। 10 लाख डिवाइडेड बाय 40 मतलब 25,000 शेयर्स और खरीदेगा, तो टोटल शेयर्स कितना हो गया 1 लाख प्लस 25,000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स दे रखा है, EPS दे रखा है, P रेशो दे रखा है, ठीक है। तो इस हिसाब से अपन क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले प्राइस निकाल लेंगे। प्राइस कितना हो गया 20 इंटू 25, ठीक है, 20 इंटू 25 कितना हो गया, प्राइस कितना हो गया 500, है ना। अब उसने क्या बोला, है ना, 25,000 वापस रिपर्चेज करूँगा, तो रिपर्चेज अमाउंट कितना हो गया 500 इंटू 25,000, ठीक है, 500 इंटू 25,000 दैट इज कितना हो गया 125,000,000, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला, है ना, बुक वैल्यू पर शेयर, है ना, इतने अपन परचेज कर लेंगे तो इतना कैश कम हो जाएगा। बुक वैल्यू करंट क्या चल रही है 400 इंटू 1 लाख, ठीक है, 400 इंटू 1 लाख चल रही है, तो 400 लाख हो गई, ठीक है। जिसमें से अपन 125 लाख के वापस खरीद लेंगे, तो 275 लाख बची, तो करंट बुक वैल्यू क्या होगी होल कंपनी की 275 लाख। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने रह गए 75,000 ही रह गए, डिवाइडेड बाय 75,000, ठीक है। तो कितना हो गई 367 बुक वैल्यू पर शेयर होगी, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और अगर आपका और भी चैप्टर्स पे वीडियोस चाहिए तो आप लिंक कमेंट में डाल दो।